हम सोचते हैं कि पुतिन के सपने कैसे होते होंगे। हमें लगता है कि हमें इसका अच्छा अंदाजा है। पुतिन चाहते हैं कि उन्हें उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए जिसने रूस को फिर से महान बनाया। वो चाहते हैं कि उनकी मूर्तियां बने। वो चाहते हैं कि लोग उनसे वैसे ही बात करें जैसे उन्होंने ज़ार और सोवियत नेताओं से की थी, जिन्होंने रूस को उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। पुतिन रूस को बड़ा बनाना चाहते हैं और यूक्रेन को इसकी कुंजी मानते हैं, लेकिन वह असफल रहे। और असल में उन्होंने सिर्फ रूस को पहले से भी छोटा बना दिया है, जितना वह उनके आक्रमण से पहले था। अब रूस को यूक्रेन के खिलाफ हार से भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन की असीम महत्वाकांक्षा के कारण रूस अप्रासंगिकता की ओर फिसल रहा है। पुतिन की पूरी दुनिया की सोच उनके अपने अहंकार पर आधारित है। पुतिन के लिए लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि वे रूस से कैसे पेश आते हैं, क्योंकि वे खुद को उस सब का प्रतीक दिखाने की कोशिश करते हैं जो रूस को होना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन में क्या कर रहे हैं यह साधारण तथ्य समझने से स्पष्ट हो जाता है। इस तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्यों में से एक और शायद सबसे मुख्य लक्ष्य बाकी दुनिया की नज़रों में पुतिन के नाम पर सम्मान और गौरव लाना था। उनका मानना था कि यूक्रेन पर विजय प्राप्त करके वे इतिहास में महान रूसी नेताओं में गिने जाएंगे और इसके साथ ही रूस उनके कारनामों के कारण और बड़ा और अधिक गौरवशाली बन जाएगा। यह अहंकारी है और अंततः इसका कारण यह है कि पुतिन लंबे समय से महसूस करते हैं कि पश्चिम न तो उन्हें और न ही रूस को उतना सम्मान देता है जितना देना चाहिए। ये कोई संयोग नहीं है कि पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करते समय नाटो के विस्तार को अपनी प्रमुख समस्याओं में से एक के रूप में उजागर किया था। वह यह 1 दशक से ज्यादा समय से कर रहे थे। जरूरी नहीं कि नाटो से डरते हों। पुतिन को विश्वास था कि नाटो रूस से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन उन्हें नाटो विस्तार को अपने कार्यकाल से जोड़े जाने का डर था। अगर पुतिन कुछ नहीं करते तो पश्चिम का दायरा बढ़ता और रूस का प्रभाव क्षेत्र पुतिन के हिसाब से घट जाता। पुतिन के लिए ऐसी स्थिति अस्वीकार्य थी। वह चाहता है लोग उसका सम्मान करें और उसे महान माने। पुतिन चाहते हैं कि रूसवासी उन्हें उस नेता के रूप में याद करे जिसने देश को पुराने साम्राज्य या सोवियत संघ जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध इस विरासत की दिशा में पहला कदम था, लेकिन आखिरकार ये वही फंदा बन गया जिसे पुतिन ने अपने ही गले में डाल लिया, क्योंकि उसकी महिमा की बेताब तलाश ने रूस को अपंग करने, यूक्रेन को मजबूत करने और एक ऐसा भविष्य बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि पुतिन का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाए, बस उन कारणों के लिए नहीं जिनकी उसने हमेशा उम्मीद की थी। आइए देखें इस युद्ध से रूस को क्या भू राजनीतिक नुकसान हुआ, खासकर पुतिन के निशाने पर रहे यूक्रेन में। पुतिन के अनुसार यूक्रेन की हार रूस को अमेरिका, चीन के साथ 3 महान शक्तियों में शामिल कर देती और ये रूस के पुनरुत्थान की शुरुआत होती। पहले यूक्रेन पर कब्जा कर $15 ट्रिलियन की खनिज संपदा, नाटो से सटी सीमा और विजेता की प्रतिष्ठा मिलती। फिर सोवियत प्रभाव वाले यूरोप के छोटे क्षेत्रों पर कब्जा होता। यही उनकी भव्य योजना थी। लेकिन पुतिन जो कर पाए वो सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक चिंगारी जलाई जिससे यूक्रेन एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की थी। आज यूक्रेन को देखिए, आपको बिल्कुल वही नजर आएगा जो हम कहना चाहते हैं। रूस अब एक मध्य शक्ति बन गया है जो अमेरिका और चीन के बराबर नहीं है। यूक्रेन ने भी इसी कीमत पर खुद को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है, जो पुतिन की सेना के न जाने पर शायद नहीं होता। 4 साल की लड़ाई के बाद भी यूक्रेन में मोर्चा स्थिर है और पुतिन का सपना पूरा करने के लिए रूस को अब भी देश का 80% हिस्सा जीतना बाकी है। अपनी ड्रोन कूटनीति के जरिए यूक्रेन वैश्विक मंच पर और अपने ही क्षेत्र में एक ऐसी सैन्य शक्ति बन गया है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूरोप में समझौते हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन नाटो संरचना में गहराई से शामिल हो रहा है, जिसे पुतिन कमजोर करना चाहते थे। हालांकि वह नाटो सदस्य नहीं है। मध्य पूर्व में यूक्रेन सऊदी अरब, कतर और यूएई से समझौते कर रहा है। इनमें से हर एक समझौता 10 साल तक चलता है। इसमें पैसे और तेल का वादा किया गया है और ये सब केवल उन्हीं ड्रोन की वजह से संभव हो पाया है जिन्हें यूक्रेन को पुतिन के आक्रमण से बचने के लिए
मजबूरी में विकसित करना पड़ा। जो जीत तय मानी जा रही थी, चाहे वह पुतिन के वादे से देर से ही क्यों न मिले, वो पहले एक दलदल और फिर ऐसे युद्ध में बदल गई जिसने यूक्रेन को मजबूत और रूस को भू राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार अब यूक्रेन की सेना संयुक्त अभ्यासों में कई बार अपने नाटो सहयोगियों से बेहतर प्रदर्शन करती है। अब यूक्रेन पुतिन के आक्रमण के समय जैसा सुरक्षा बोझ नहीं है। यह अब योगदान देने वाला देश है और ऐसी कई तकनीकों में विश्व अग्रणी है, जिसे खास तौर पर रूस को हराने के लिए बनाया गया। पुतिन और उनके पुराने महान रूस की कल्पना के लिए यह पूरी तरह एक आपदा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसे रूस में बस मिल जाने वाला एक और हिस्सा समझा जाता था, अब रूस को रोकने की योजना बना चुका है। पुतिन को वो नेता बनना था जो रूस को फिर से भू राजनीतिक महत्व के शिखर पर ले जाए और उसे दशकों बाद एक बड़ा खिलाड़ी बना दे। लेकिन असल में उन्होंने जो हासिल किया है वह सिर्फ एक ऐसी सेना की बेइज्जती है जिसे अब कागजी शेर के रूप में देखा जा रहा है और रूस के प्रभाव का बड़े पैमाने पर पतन हुआ है। और यही हमें यूक्रेन से आगे ले जाता है और उस युद्ध में पुतिन की करारी हार के व्यापक प्रभावों की ओर ले जाता है जिसे उन्होंने शुरू किया था। वे क्षेत्र जहां कभी रूस का दबदबा था और उसके पीछे उसकी अजेय दिखने वाली सैन्य ताकत थी, अब पुतिन से दूर हो रहे हैं। ये दक्षिण कॉकस में स्पष्ट दिखता है। एक समय था जब रूस ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। उसने यह 150 सालों तक किया और पुतिन के शासन में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव बना रहा। रूस के नेता ने आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देशों के बीच तनाव भड़काए। पुतिन ने मनचाहे देशों को सुरक्षा और समर्थन देने का वादा किया, पर अब वही सेना यूक्रेन में बिखर रही है। अब कोई रणनीति काम नहीं कर रही। येकातेरिनबर्ग में कार्रवाई के दौरान रूसी पुलिस द्वारा 2 अजरबैजानी नागरिकों को यातना देकर मार डालने का खुलासा होने के बाद रूस अजरबैजान संबंध टूट गए। उस घटना से गिरफ्तारियां और रूस पर जासूसी के आरोप लगे। दिसंबर 2024 में रूस ने अजरबैजान के एक नागरिक विमान को मार गिराया, जिससे 38 लोग मारे गए और दोनों देशों के रिश्ते टूट गए। लेकिन देखिए, कम से कम रूस अब भी आर्मेनिया का समर्थन कर सकता है जब वह अजरबैजान के साथ अपनी लड़ाइयों में लगा हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 8 जून को यह आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने फिर से चुनाव जीतकर पुतिन समर्थित उम्मीदवारों और रूसी दबाव को हराया, जिसमें व्यापार संबंध तोड़ने की धमकी थी। एक बार पुतिन ने पशिन्यान को साफ बता दिया था, रूस जो गैस आर्मेनिया को सप्लाई करता है वह 1000 घन मीटर पर $177.50 की दर से दी जाती है, जबकि यूरोपीय बाजार में इसकी कीमत $600 है। अगर पशिन्यान ने आर्मेनिया को यूरोपीय संघ में शामिल करने की कोशिश जारी रखी तो ये खतरे में पड़ सकता है। इन बातों का कोई मतलब नहीं। अजरबैजान दूर हो गया है और आर्मेनिया सालों से धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। कॉकस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया था। 2020 में रूस ने शांति रक्षक बनकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख पर 44 दिन के युद्ध को खत्म किया था। अब 6 साल बाद और यूक्रेन अभियान की विफलता के बाद पुतिन ने इन देशों में प्रभाव खो दिया है। अब दोनों रूस से ज्यादा लेना देना नहीं चाहते। यही हम कहते हैं जब हम कहते हैं कि पुतिन रूस को छोटा कर रहे हैं। पुतिन जब तक यूक्रेन में युद्ध जारी रखते हैं, रूस भू राजनीतिक रूप से अप्रासंगिकता के करीब आता जाता है। इसे दिखाने के लिए सिर्फ यूक्रेन के उभार और कॉकस में रूस की समस्याओं से कहीं ज्यादा बातें हैं। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले यह है द मिलिट्री शो और हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको दिखा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो पर वापस आएं। रूस का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पतन कॉकस में साफ दिखता है। साथ ही ये पूरे यूरोप और मध्य एशिया में भी नजर आता है। एस्टोनिया के इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अनुसार मोल्दोवा, जॉर्जिया और कजाकिस्तान जैसे देशों को साफ तौर पर याद दिलाया गया है कि पुतिन जैसे तानाशाह के रहते रूस के पास होना कितना खतरनाक है। मोल्दोवा यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन और आर्मेनिया कर रहे हैं। यह एक और उदाहरण है कि पुतिन के युद्ध ने उन देशों को जिन पर कभी रूस का प्रभाव था, पश्चिम की ओर और गहराई से धकेल दिया है।
अन्य देशों जैसे ताजिकिस्तान ने देखा है कि रूस ने अपने हथियार और सैनिक वहां से हटा लिए ताकि उन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा संदेश अनदेखा नहीं होता। रूस को इस युद्ध में ताकतवर माना जाता है। अगर वह उन देशों से सुरक्षा वापस ले रहा है जिनसे वादा किया था, तो यह देश और पुतिन के बारे में क्या कहता है? पुतिन के लिए ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान को नाराज करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के सदस्य हैं, जो रूस को प्रतिबंधों से बचाती है। अगर देश उस यूनियन को छोड़ देते हैं तो हम फिर से रूस की ताकत का आधार कमजोर होते हुए देखते हैं। यह बिल्कुल उसके विपरीत है जो पुतिन ने तब सोचा था जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। अगर ग्रेटर रूस का सपना टूट गया है तो उसके टुकड़े जोड़कर रूस के लिए वैश्विक भू राजनीतिक स्तर पर बुरा सपना बना दिया गया है। हमने सुरक्षा का जिक्र किया था। सीरिया, वेनेजुएला और ईरान को रूसी हथियारों और पुतिन के वादे से फायदा होना था कि रूस उनके हितों की रक्षा करेगा। इन तीनों देशों में क्या समानता है? यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से इन देशों के नेता या तो मारे गए या हटाए गए। रूस ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की, चाहे वह रूस की इच्छा की कमी हो या शक्ति दिखाने में असमर्थता, क्योंकि वर्षों की भीषण लड़ाई के बाद उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संदेश यही है कि रूस जिनकी मदद का दावा करता है उनकी रक्षा नहीं कर सकता। पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस की वैश्विक प्रतिष्ठा इतनी गिरी है जो पहले नहीं देखी गई थी, जिससे रूस का कद और छोटा हो गया है। लेकिन यहाँ पुतिन की समस्या सिर्फ घटती भू राजनीतिक ताकत नहीं है। कुछ मायनों में वह रूस के उन हिस्सों पर भी अपना नियंत्रण खो रहे हैं जिन पर उनका नियंत्रण बहुत पहले से था, जब उन्होंने अपना आक्रमण शुरू किया था। रूस का सुदूर पूर्व खासकर समस्या बनता जा रहा है। रूस का सुदूर पूर्वी संघीय जिला रूसी क्षेत्र का 40% हिस्सा है, जबकि वहां केवल लगभग 80 लाख लोग ही रहते हैं। यह वही क्षेत्र भी है जिस पर रूस के एक कथित सहयोगी चीन का मानना है कि उसका भी कुछ दावा है। हम नहीं कह रहे कि चीन रूस पर आक्रमण करेगा, हालांकि दोनों देशों में अब शक्ति असंतुलन है जो पुतिन को भी नाराज कर सकता है। चीन इससे कहीं ज्यादा चालाकी से काम कर रहा है। पुतिन के आक्रमण के बाद से ही वह रूस के सुदूर पूर्व में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। जब यूरोपीय देशों ने आक्रमण के विरोध में रूस छोड़ दिया तो चीन ने आगे बढ़कर उनकी जगह ले ली। ऐसा कर उसने रूस को चीन पर ज्यादा निर्भर बनाया और चीन के प्रवासी मजदूरों के रूस के सुदूर पूर्व में आने का रास्ता खोला। अब साइबेरिया में चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और उन्नत विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं और वहां चीनी कंपनियों की सभी गतिविधियों में युआन रूसी रूबल की जगह ले चुका है। फिर भी इससे चीन के बड़े क्षेत्रीय विलय की संभावना नहीं है। बीजिंग को कुछ करने की जरूरत नहीं। वह पुतिन की हताशा का फायदा उठाकर रूस के सुदूर पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने में संतुष्ट है। यह पुतिन की यूक्रेन में विफलताओं का नतीजा है। पुतिन अब भी 3 दिन की उस विशेष सैन्य कार्रवाई पर ध्यान लगाए हुए है जो 4 साल से ज्यादा समय से चल रही है। लेकिन चीन के समर्थन के बिना रूस नहीं टिक सकता, इसलिए उन्हें चीन को अपने हिसाब से करने देना पड़ता है। चीन रूस के कच्चे तेल का करीब 50% खरीदता है। अगर पैसा चला गया तो व्लादिमीर पुतिन की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। अब व्लादिमीर पुतिन खुद को इसी दुखद स्थिति में पाते हैं। सोवियत संघ के चरम पर रूस को जो दर्जा प्राप्त था उसे फिर से हासिल करने की व्लादिमीर पुतिन की कोशिश ने रूस को वास्तव में और भू राजनीतिक रूप से और भी छोटा बना दिया है। सोवियत संघ के चरम पर रूस ने अपने क्षेत्र के साथ 14 गणराज्यों को नियंत्रित किया। इसकी तुलना उस चीज से करें जो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद हासिल किया है। यूक्रेन, जो कभी सोवियत संघ का अन्न भंडार था, अब भी अजेय है और पहले से ज्यादा मजबूत भू राजनीतिक शक्ति बन गया है। कॉकस क्षेत्र के देश रूस से दूर हो रहे हैं, जिससे रूस का प्रभाव कम होता जा रहा है। हम यूरोप और मध्य एशिया में भी इसी तरह के तनाव देख रहे हैं और पुतिन रूस के सुदूर पूर्व में भी रूसी क्षेत्र को चीनी प्रभाव से नहीं बचा पा रहे हैं, जिसे रूस को इसलिए सहन करना पड़ रहा है क्योंकि अगर उसे यूक्रेन में हालात बदलने की कोई उम्मीद रखनी है तो उसे ये करना ही होगा। यूक्रेन में पुतिन के सपने की हार ने रूस को और छोटा कर दिया है और ये रूस की जनता के लिए सब कुछ बर्बाद कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद आम रूसी नागरिक की जिंदगी कितनी बदतर हुई है, इसके कई उदाहरण हैं कि गिनना मुश्किल है।
रूस पेंशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, एक नया सिस्टम बना रहा है जिसमें सरकार की तरफ से कोई सहनिधि नहीं होगी। क्रेमलिन कहता है कि वह व्यवसायों को टैक्स इंसेंटिव देगा ताकि वे नई योजना में शामिल हो। यह शायद काम करता अगर पुतिन ने ऐसी आर्थिक स्थिति न बनाई होती, जिसके कारण सिर्फ 2026 के पहले 3 महीनों में ही रूस के 2 लाख छोटे और मध्यम व्यवसाय बंद हो गए। यहां तक कि यह भी संभावना है कि पुतिन अपने नाकाम युद्ध को फंड करने के लिए पेंशन में भी कटौती कर सकते हैं। रूस की सार्वजनिक और सामाजिक सेवाएं पुतिन की फंडिंग की जरूरतों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। अव्यवस्था का उदाहरण अप्रैल की वह घोषणा है जिसमें मॉस्को ने 2026 में सार्वजनिक क्षेत्र से 1,05,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई, जबकि 2025 में रूस ने इसी क्षेत्र से 32,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी। फिर से यह सब पैसा बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि उसे यूक्रेन में झोंका जा सके। और यह हैरानी की बात नहीं होगी अगर उन निकाले गए कर्मचारियों में से कई लोग मजबूरी में यूक्रेन के मोर्चे पर पहुंच जाएं। 24 जून के खुलासे में बताया गया है कि रूस 2026 में अपने संघीय सड़क रखरखाव बजट में $142 मिलियन और अगले साल $260 मिलियन की कटौती करेगा। ये वही हालात है जो पुतिन ने बनाए हैं। यूक्रेन युद्ध की फंडिंग के लिए हर पैसा बचाना पड़ रहा है जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। यानी 2000 किलोमीटर हाईवे अब नहीं बनेंगे या सुधरेंगे। इसका कारण सिर्फ यूक्रेन है। रूस के लोगों ने अपनी जीवन गुणवत्ता को और भी कई तरीकों से गिरते हुए देखा है। देश में महंगाई के कारण जीवन यापन की लागत आसमान छू गई है। यूनाइटेड 24 मीडिया की 29 जून की रिपोर्ट के अनुसार 81% रूसी लोग खाने का बजट घटा रहे हैं। विशेष रूप से 34% लोग खाने पीने पर बचत कर रहे हैं, जबकि 47% लोग अपने असली आय के ठहराव और किराना दुकानों में बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए खाने की खरीदारी और खर्च में सक्रिय रूप से कटौती कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के साथ यह सब किया है। वही ईंधन संकट और आयातित वस्तुओं की कमी से आपूर्ति मांग की समस्या बढ़ा रहा है, जिससे रूस की जनता परेशान है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक रूस में महंगाई दर 5.3% है। देश की बेस ब्याज दर 14.25% है। ये आंकड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन दोनों प्रतिशत 2026 की शुरुआत से बेहतर है। हालांकि महंगाई दर वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यूरो न्यूज के अनुसार स्वीडिश खुफिया एजेंसी ने कहा कि रूस पुतिन के युद्ध के आर्थिक असर को छुपाने के लिए आर्थिक आंकड़े फर्जी बना रहा है। स्वीडन का कहना है कि महंगाई दर 5% के आसपास नहीं है, यह 15% के करीब है, जो लगभग रूस की ब्याज दर के बराबर पहुंच गई है। रूसी लोग अब वो चीजें नहीं खरीद सकते जो पहले खरीदा करते थे, और वे उन लोन की ब्याज किस्तें भी नहीं चुका सकते जो शायद उनकी मदद कर सकते थे। पुतिन ने रूस को छोटा कर दिया है क्योंकि वह खुद को महान रूसी नेताओं में शामिल करना चाहते हैं। अब पुतिन के पास कोई विकल्प नहीं है। वह रूसी सेना पर दांव लगा रहे हैं जो यूक्रेन को हराने में असमर्थ रही है। रूस के नेता के लिए युद्ध से निकलने का एकमात्र तरीका है कि साल के अंत तक डोनबास क्षेत्र पर कब्जा कर ले। यही वो दांव है जिसमें अब तक रूस अजेय किलेबंदी से टकराता रहा है और अगले 6 महीनों में जीत की उम्मीद है। कम से कम पुतिन किसी तरह जीत का दावा कर सकते हैं क्योंकि यूक्रेन का एक अहम क्षेत्र रूस के कब्जे में होगा और वह मजबूती से बातचीत कर सकते हैं। बेशक बाकी यूक्रेन नहीं गिरा होगा, लेकिन कम से कम रूस के पास कुछ तो होगा। ये जुआ सफल नहीं होगा और जब सब कुछ बिखर जाएगा, जैसे यूक्रेन 2027, और उसके बाद भी डोनबास की रक्षा करता रहेगा, रूस में जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि शायद हालात बेहतर होंगे, वो भी आखिरकार खत्म हो जाएगी। पुतिन ने अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए अपना युद्ध शुरू किया था। उन्होंने वो काम कर ही दिया है। बस अब वो एक महान नेता के रूप में याद नहीं किए जाएंगे जिसने रूस को बड़ा और मजबूत बनाया। पुतिन का नाम इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में लिखा जाएगा जिसने एक ऐसे देश के खिलाफ युद्ध शुरू किया जिसे वह खत्म नहीं कर सका। वो वही व्यक्ति होंगे जिन्होंने रूस को दिवालिया किया, लोगों के जीवन स्तर को दशकों पीछे धकेला, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव खोया और शायद सुदूर पूर्व भी यूक्रेन पर कब्जा करने के मौके के लिए। पुतिन का सपना अब खत्म हो चुका है। जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती, रूस फिर से उभर नहीं सकता।
और यह भी एक बहुत वास्तविक संभावना है कि रूस यूक्रेन में वह क्षेत्र भी खो सकता है जिसे उसने 2014 से अपने कब्जे में रखा हुआ है। कब्जे में लिया गया क्रीमिया मुश्किल में है। कभी पुतिन की बड़ी जीत रहा क्रीमिया अब यूक्रेन द्वारा धीरे धीरे अलग थलग किया जा रहा है और पुतिन की असफलताओं का प्रतीक बन रहा है। ये शानदार अभियान है, इसके बड़े प्रभाव है और आप हमारे वीडियो को देखकर इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। जाने से पहले द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप पुतिन असफल नेता पर हमारा विश्लेषण देख सके। धन्यवाद।